हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री की। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा फ्रांस की सोसाइटी कैसे है, वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वहाँ का किंग जो है लुई 16 वो टैक्स को इंक्रीज करना चाहता है। इसके लिए वो वहाँ मीटिंग बुलाया जाता है जिसमें थर्ड ई स्टेट के लोग की बात नहीं मानी जाती है कि वन पर्सन वन वोट की उनकी बात नहीं मानी जाती। इसके प्रोटेस्ट में वे लोग वहाँ की जो मीटिंग है वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं और टेनिस कोर्ट में वे खुद को नेशनल असेंबली वे सभी लोग नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और वे फ्रांस के लिए एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट वो बनाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ तक जाना और वहाँ अब हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में कि फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है और वहाँ पर पूरी पावर एक किंग के पास नहीं है, वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ लोगों की भी कुछ अहमियत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद फ्रांस की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है और वहाँ लोगों को क्या क्या राइट दी गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल असेंबली ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट किया 1791 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्क का पावर को लिमिट करना। अब किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर कंसंट्रेट होने के बजाय अब वहाँ पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में सेपरेट तरीके से बांट दिया गया, जैसे कि लेजिस्लेचर हुए, एग्जीक्यूटिव हुए, जुडिशियरी। तो अब इसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। तो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने जो लॉ बनाने की पावर है वो नेशनल असेंबली को दिया था, जो कि एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी हुआ करती थी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी का मतलब हुआ कि वैसी बॉडी जिसका इलेक्शन डायरेक्ट सिटीजन के द्वारा नहीं किया गया था। इन लोगों का इलेक्शन इलेक्ट किए हुए लोग इलेक्ट करते थे, मतलब कि सिटीजन पहले कुछ इलेक्टर को इलेक्ट करते थे, बाद में ये इलेक्टर इस बॉडी नेशनल असेंबली के लोगों को इलेक्ट करते थे। अब हम जानेंगे कि फ्रांस में लोगों को वोटिंग राइट कैसे दी गई थी। सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं दी गई थी। यहाँ पर सिटीजन को एक्टिव और पैसिव सिटीजन में डिवाइड किया गया था। सिर्फ मेन जो कि 25 साल उम्र के अबव के लोग हैं उन्हें वोटिंग की राइट थी और वे भी जो कि टैक्स पे करते थे उन लोगों को ही वोटिंग राइट दी गई थी। बाकी जो टैक्स नहीं पे करते थे और सारी वुमेन थी, इन सभी को पैसिव सिटीजन के रूप में क्वालिफाई किया गया था और इन्हें वोटिंग राइट नहीं थी। तो ये रही बात वहाँ की वोटिंग राइट की। तो अब हम जानेंगे कि वहाँ लोगों को क्या क्या राइट दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ की स्टार्ट ही होता था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन। वहाँ कुछ राइट्स थे जो कि वे राइट जो राइट थे उन्हें नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट कहा गया था, मतलब कि वे सारे ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ ये राइट उन्हें मिलता है और ये राइट उनसे नहीं लिया जा सकता और ये स्टेट की ड्यूटी है कि सिटीजन की जो ये नेचुरल राइट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये राइट है जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारे नेचुरल राइट हैं जो वहाँ के सिटीजन को दिया गया था, जो नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उन्हें प्रोवाइड किया। आगे हम जानेंगे कि कैसे फ्रांस में पहले मोनार्क था, फिर आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और अब कैसे मोनार्की जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है, उसे अबॉलिश किया जाता है और फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, लेकिन जो फ्रांस की जो प्रॉब्लम थी वो टेंशन थी और बढ़ते ही गया। हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिया था, लेकिन वो सीक्रेट नेगोशिएशन में इंक्लूड हो गया था नेबरिंग कंट्री के किंग के साथ, और साथ ही साथ नेबरिंग कंट्री के जो किंग थे वे भी बहुत ज़्यादा वरीड थे कि फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे कहीं उनके देश के लोग भड़क ना जाए और उनके यहाँ भी ऐसी कुछ ना हो जाए। इसलिए वे लोग प्लान बना रहे थे कि फ्रांस में ट्रूप्स भेजे और वहाँ पर जो हो रहा है इवेंट्स उन्हें दबा दिया जाए। लेकिन दूसरे नेबरिंग किंग्स जो है या नेबरिंग कंट्री ऐसा कुछ करता उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वोट करके वॉर डिक्लेयर कर दिया 1792 में प्रेसिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जिसमें बहुत सारे वॉलंटियर किए और उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। और जो ये लोग जो आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे वे इस वॉर को एक पीपल अगेंस्ट किंग वॉर को एज अ वॉर देख रहे थे और वे इस वॉर में खुशी आगे जा रहे थे। तो एक तरफ जहाँ ये लोग युद्ध लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ फ्रांस की सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट हो रही थी, वहाँ के वुमेन थी, वहाँ के चिल्ड्रेन थे, वहाँ के और भी लोग थे, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो रिवोल्यूशनरी वॉर थे जो वो लड़े जा रहे थे उसने बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टी है जो देश में लाया, लोगों के लिए लाया। बहुत सारे लोग हैं वे बाहर थे लड़ने के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन जो वुमेन थी वे अकेले बच गई थी कि वे लिविंग अर्न करे, अपनी फैमिली अपने बच्चे को देखे, वे अपनी फैमिली को पूरी तरह संभालने के लिए अकेली पड़ गई थी।
तो दूसरी तरफ बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन समझते थे कि उन्हें रेवोल्यूशन जो है, जो मोनार्की के खिलाफ जो रेवोल्यूशन है, उसे और भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितने भी राइट दिए गए हैं वे रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिए गए हैं। जितने भी पॉलिटिकल राइट है, वो जो कॉमन पीपल है उन्हें तो कुछ राइट ही नहीं मिला है, उन्हें भी राइट मिलना चाहिए। इसलिए वे फर्दर इस रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल, इसके लिए फिर वहाँ ये डेवलपमेंट हुई कि बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बनने लगे, जहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लान लोग डिस्कस करते थे और इसके बारे में चर्चा करते थे कि उन्हें क्या नहीं मिल रहा है, क्या किसे मिल रहा है। तो इन सभी पॉलिटिकल क्लब्स में जो सबसे जो सक्सेसफुल और फेमस पॉलिटिकल क्लब बनी वो थी जैकोबियन। अब हम जानेंगे कुछ खास बातें जेकोबी क्लब का, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल क्लब रहा है पॉलिटिकल क्लब्स में। तो जेकोबी क्लब के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा रिच सेक्शन की सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे। इसमें कुछ लेस परस्परस सोसाइटी सेक्शन के लोग ही इंक्लूड करते थे, जैसे कि शॉपकीपर, छोटे शॉपकीपर्स हुए, शू मेकर हुए, वॉच मेकर हुए, प्रिंटर्स हुए, सर्वेंट्स हुए, डेली वेज वर्कर्स हुए। तो यही लोग जो हैं इस क्लब्स में ये आते थे। जो इनके लीडर थे वे थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और इस मेंबर के जो लार्ज सेक्शन ऑफ जो पीपल थे उन्होंने डिसाइड किया कि वे अब से लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर वे पहनेंगे, जो कि डॉक वर्कर जो काम करते थे उनके सिमिलर में होगा। तो उन्होंने ये फैशन इसलिए अपनाया ताकि वे जो अपर क्लास के लोग हैं, जो रिच सेक्शन के लोग हैं, जो नी ब्रीचेस पहनते हैं, उनसे वे खुद को अलग दिखा सके। उन सोसाइटी जो नोबल्स हैं, जो दूसरे सेक्शन के लोग हैं, उनसे वे खुद को अलग दिखा के रख सके। ये एक प्रोक्लेमेशन था उनका कि अब वो टाइम आ गया है कि जो पावर है, जो अमीर सेक्शन के लोगों, रिच सेक्शन के लोगों के द्वारा जो होल्ड किया जा रहा है, उनका अब खत्म होने का टाइम आ गया है। इसके एडिशन में वो एक रेड कैप भी पहनते थे। ये उनकी सिम्बलाइज करती थी लिबर्टी की। हालांकि वुमेन सबको ये सब चीज़ करने का अलाउड नहीं था। तो ये रही नी ब्रीचेस जो कि रिचर मेंबर ऑफ सेक्शन के लोग पहनते थे, और ये रही जैकोबी मेंबर के लोगों की पोशाक। तो यहाँ तक बात रही कि फ्रांस में मोनार्की आने के बाद वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो अब हम जानेंगे कि कैसे मोनार्की के बाद वहाँ पूरी तरह रिपब्लिक आ जाती है और फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। तो जो जैकोबिन्स लोग थे वे रिवोल्ट प्लान कर रहे थे 1792 के समर में, और उनके रिवोल्ट का कारण था कि शॉर्ट सप्लाईज एंड द हाई प्राइजेज ऑफ द फूड। फिर उन्होंने 10 अगस्त को वहाँ के पैलेस पर हमला कर दिया। किंग के जो गार्ड थे उन्हें मारा और किंग को बहुत घंटों तक उन्होंने बंदी बना के रखा। इसके बाद नेशनल असेंबली ने वोट किया और उन्होंने रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के लिए वोट पास किया और फिर वे रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया गया। इसके बाद फिर इलेक्शन हुई और उसके बाद वहाँ पे फिर जितने भी मेन थे 21 ईयर्स के अबव उन्हें वोटिंग राइट दिया गया, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ उन्हें वोटिंग राइट दी गई। अब ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं था कि उन्हें टैक्स पे जो करेंगे उन्हें ही वोटिंग राइट है। जितने भी मेन हैं उन्हें वोटिंग राइट दी गई। पर हाँ, यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि अभी भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दी गई। जो ये न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली हुई उसे कन्वेंशन नाम दिया गया। उसके बाद 21 सितंबर 1792 को वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया कि मोनार्की अब खत्म होती है और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। तो रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो वहाँ की जो सबसे हेड होता है गवर्नमेंट का, वो भी सिटीजन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मतलब कि वहाँ की कोई अब हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होगा। अब वहाँ इलेक्शन के थ्रू ही वहाँ का जो हेड है वो चुना जाएगा। इसके बाद जो लुई 16 और उसकी वाइफ के साथ क्या होता है कि लुई 16 को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 21 जनवरी 1793 को, और साथ ही साथ उसकी क्वीन के साथ भी यही हश्र होता है। तो यहाँ खत्म होती है मोनार्की और यहाँ से शुरू होती है रिपब्लिक की। यहीं तक बात नहीं रही, इसके आगे भी बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। वहाँ की जो नोबल थे, जो क्लर्जी लोग थे, उनके साथ भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो इसके लिए मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि वहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए। तो आगे की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो